नमस्कार भाई सभी को फिर से एक बार मैं सुरेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो भाई देखिए HSSC CET की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए मैंने कल चैप्टर कराया था सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, जो कि एरर स्पॉटिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आज उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए एरर स्पॉटिंग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ, जो है कंडीशनल सेंटेंसेस। मतलब ऐसे वाक्य जो अपने अंदर शर्त लिए हुए होते हैं, जिसमें तुमने कुछ कंडीशंस दिए होते हैं, जिसमें आपसे कोई सेंटेंस दे दिया होता है और उसमें एरर पूछ ली जाती है, और वो एरर किसी पर भी आधारित हो सकती है। देखिए सब्जेक्ट और वर्ब पर भी आधारित हो सकती है, या उसमें कोई कंडीशन दी हुई हो सकती है, या वो प्रपोजिशन पर भी आधारित हो सकती है, नरेशंस या वॉइसेस पर भी आधारित हो सकती है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अभी हम करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको एक बार ध्यान से देखने की ज़रूरत है। देखिए मैंने जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपको लिखे हैं, इसी से आपको अगर थोड़ी भी आपने पहले पढ़ रखे होंगे तो अच्छा है, रिमाइंड होता रहेगा। देखिए मैंने लगाया कंडीशनल सेंटेंसेस, जिनको हम शर्तिया वाक्य बोलते हैं, शर्त वाले वाक्य कहते हैं जिनको। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे पहला वाला लिखा है, इफ़ ही वर द प्राइम मिनिस्टर ही वुड रूट आउट द करप्शन एंटायरली इन आवर कंट्री। अब इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इफ़ ही वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ़ ही वर द, यहाँ से मैंने इसको ए पार्ट बना दिया। सपोज करिए यदि इसको मैंने ए बना दिया, प्राइम मिनिस्टर ही वुड इसको दूसरा पार्ट बना दिया, रूट आउट द करप्शन एंटायरली इन, यहाँ पे मैंने तीसरा पार्ट बना दिया, और कंट्री ये मैंने चौथा पार्ट बना दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि इसमें गलती कहाँ है। एग्जामिनर पूछेगा कि इसमें से ABCD पार्ट्स में से किस पार्ट में आपको एरर दिख रही है, वो आपको यहाँ पे छांटनी है। देखिए आप सोचोगे इफ़ ही वर, ही के साथ वर तो प्लूरल होता है, लेकिन ही तो सिंगुलर है ना। ही जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है, और वर हम लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो वर होती है उसको लगाते हैं हम प्लूरल के साथ। तो आप सोचोगे कि ये गलत है, जबकि ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें हम आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाएंगे। इफ़ ही वर द प्राइम मिनिस्टर ही वुड रूट आउट द करप्शन एंटायरली इन अवर कंट्री। तो ये इसमें कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखना। आप सोचोगे भी यहाँ पे भाई वर नहीं है, या तो यहाँ पे इस हिसाब से तो यहाँ पे वॉज आना चाहिए था, सिंगुलर है, या फिर यहाँ पे आपका इज़ आना चाहिए, जो कि वो भी सिंगुलर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने नहीं सोचना है। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, शर्त वाले वाक्य होते हैं। ये मैं आपको जब डिटेल में समझाऊंगा तो सारी चीज़ें आपको एक बार समझ में आ जाएंगी। अच्छा, इफ़ ही वर, यहाँ पे वर बिल्कुल सही है, ये आपका इसमें नो एरर है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा अगला है इफ़ सी हैव रीच्ड। देखिए यहाँ पे इफ़ सी हैव रीच्ड देयर, इफ़ सी हैव रीच्ड देयर अर्ली सी वुड हैव कॉट द ट्रेन। यदि वह वहाँ जल्दी पहुँच गई होती तो वो ट्रेन पकड़ चुकी होती, उसने ट्रेन को पकड़ लिया होता, वो उसमें बोर्ड हो चुकी होती। कहने का मतलब ये है। अब देखिए यहाँ पे आप गलती ढूंढोगे, इफ़ सी हैव रीच्ड देयर, मैंने यहाँ पे इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ABC, मैंने चौथा नहीं बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ आप देखोगे, इफ़ यहाँ पे लिखा है वुड हैव कॉट, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा हैड, HAD हैड, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा हैड। यही चीज़ें हमने सीखनी है इस चैप्टर के अंदर कि हैव हैड में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हमने हैड ही क्यों लगाना है, हैव यहाँ पे हम क्यों नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये जब हम चैप्टर को करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको समझ आएंगी। अभी ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको एक बार समझ आए कि इससे किस तरह की गलतियाँ आप करोगे। तो ये चीज़ें अब आ गया। अगला सेंटेंस आप देख सकते हो, तो इसमें जो गलती होगी वो ए वाले पार्ट में रहेगी। यहाँ पे हैड आएगा, HAD हैड, गलती यहाँ पे रहेगी। ये वाला पार्ट आपका ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला है until she does not invite me I will not go to attend her party। तीसरा है until she does not invite me
आई विल नॉट गो टू अटेंडर पार्टी। जब तक वो मुझे इनवाइट नहीं करती है मैं उसकी पार्टी को अटेंड करने नहीं जाऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन 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 मेरे भाइयों देखिए यहाँ पे अनटिल अपने आप में ही नेगेटिव होता है, अनटिल और अनलेस। इसके हिसाब से आप डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, नॉट तो हमने लगाना ही नहीं ना। अनटिल सी इनवाइट्स मी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने देखोगे ए पार्ट में आपकी गलती है, क्योंकि अनटिल और अनलेस, अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव अर्थ लिए हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपने नॉट का यूज़ नहीं करना है, नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तो ये आपका हो जाएगा राइट। तो यही आंसर तो देना है आपने, सिर्फ ए हो जाएगा, लेकिन इसको ठीक करोगे तो अनटिल सी इनवाइट्स मी होगा यहाँ पे, है ना। तो ये वाला इसका सही होगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो हमको इस चैप्टर के अंदर समझनी है। देखिए चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं अब। देखो भाई, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनको मेनली 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। वैसे तो मेन तो 3 ही होते हैं, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। देखिए कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, ये चीज़ आपने याद नहीं रखनी है, सिर्फ ये याद रखना है कि कंडीशंस किस किस तरह की हो सकती हैं। पहला हो जाता है यहाँ पे फुलफिल्ड कंडीशन, फुलफिल्ड कंडीशन। ठीक है, ये होता है फुलफिल्ड कंडीशन। अच्छा, फुलफिल्ड कंडीशन वो होती है जो शर्त पूरी की जा सकती हो, जिस शर्त को पूरा किया जा सकता हो। इसमें खास बात ये होती है कि इसमें शर्त और उस शर्त का रिजल्ट दोनों ही मतलब फ्यूचर में घटित होने होते हैं, इसलिए इसको फुलफिल्ड कंडीशन कहते हैं। मतलब उस शर्त को पूरा किया जा सकता है, इस तरह से वो फुलफिल्ड कंडीशन कहलाती है। ठीक है, फुलफिल्ड कंडीशन में शर्त जो कंडीशन होती है आपकी वो भी, और उसका जो रिज़ल्ट है, जो उसका जो परिणाम निकलना होता है वो भी, दोनों ही फ्यूचर से डिपेंड होती हैं, फ्यूचर में उनका होना होता है। जो भी इस तरह से वो फुलफिल्ड कंडीशन कहलाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। देखिए एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। If she comes here, पहला पार्ट हो गया we shall go to movie, MOVIE। देखिए दूसरा पार्ट है, कंडीशन ये है इफ सी कम्स है, यदि वह यहाँ आती है तो, कंडीशन है कि यदि वह यहाँ आती है तो वी शैल गो टू मूवी। देखिए ये भी फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है। नियर फ्यूचर के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हो, आपने पता है ये चीज़ है। नियर फ्यूचर मैं टेंसेस कराए थे उस टाइम बताया था। नियर फ्यूचर कंडीशन है इफ सी कम्स हियर, यदि वह यहाँ आती है, आएगी कब, अभी आएगी मतलब बाद में आएगी, तो वो फ्यूचर से सेंस निकलती है। वी शैल गो टू मूवी, तब हम मूवी के लिए जाएंगे। तो कंडीशन क्या है, यदि वो यहाँ आएगी तो हम मूवी के लिए जाएंगे। यानी कि इसमें जो शर्त है और उस शर्त का जो रिज़ल्ट निकलना है वो दोनों ही फ्यूचर पर डिपेंड हैं, भविष्य पर डिपेंड हैं, इसलिए उस शर्त को पूरा किया जा सकता है। तो ये इस तरह से आप समझोगे, ये होते हैं आपकी फुलफिल्ड कंडीशन। ठीक है, एक बार आप समझ लीजिए इसको अच्छे से, फुलफिल्ड कंडीशन क्या होती है। इसका मैं आपको स्ट्रक्चर भी समझा देता हूँ। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इफ सी राइट्स, WRITES, राइट्स मी अ लेटर, इफ सी राइट्स मी अ लेटर आई शैल बी हैप्पी। यदि वह मुझे एक पत्र लिखती है तो मुझे खुशी होगी, तो मैं खुश होऊंगा। तो देखिए ठीक है, तो कंडीशन आप देख सकते हो किस तरह की कंडीशंस होती हैं, ये होती हैं फुलफिल्ड कंडीशन में। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपने याद रखने की चीज़ है, स्ट्रक्चर। एक दो यदि आप एग्जांपल भी याद रख लोगे तो स्ट्रक्चर आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो, इफ प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या एस लगाते हैं, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आपका ऑब्जेक्ट, ये एक पार्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अनोदर जो दूसरे उसका होता है, फिर से सब्जेक्ट आ जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका शैल, विल, कैन या मे, इस तरह से ये जो मॉडल वर्ब जो होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, ये यहाँ पे आ जाएगी। उसके साथ आपका वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और बाद में जो भी रिमेनिंग पार्ट होता है वो आप लिखोगे। तो ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रही होगी। फुलफिल्ड कंडीशन क्या होती है? फुलफिल्ड कंडीशन वो होती है जिसमें शर्त और उसका रिजल्ट दोनों ही फ्यूचर पर डिपेंड करते हैं, वहाँ पे फुलफिल्ड कंडीशन होती है। इसी से आपको फंसा दिया जाएगा, इसी सेंटेंस को इस तरह से तोड़ मरोड़ के आपको दे दिया जाएगा कि आप घूमते रह जाओगे। तो ये तो होती है फुलफिल्ड कंडीशन। इसके बाद नेक्स्ट है वो होती है इमेजिनरी कंडीशन, ठीक है, जो काल्पनिक कंडीशन होती है। इमेजिनरी कंडीशन का क्या होता है? इमेजिनरी कंडीशन में जो शर्त होती है वो पास्ट की होती है, और उसका जो रिज़ल्ट वो प्रेजेंट पर डिपेंड करता है। कंडीशन पास्ट की होती है, रिज़ल्ट प्रेजेंट पर डिपेंड करता है। तो इस तरह की शर्तें, जैसे कि यदि, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था, यदि वह प्राइम मिनिस्टर होता तो वह करप्शन को पूरी तरह से ख़त्म कर देता। यदि वह प्राइम मिनिस्टर होता तो वह करप्शन को पूरी तरह से ख़त्म कर देता। तो ये कंडीशन इसमें पास्ट की है, ठीक है। और जो रिज़ल्ट होता है उसका वो प्रेजेंट में हम सोचते हैं, उसको प्रेजेंट में निकलना होता है। तो ये हम सेकंड वाला पॉइंट आपको बताते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं भाई इमेजिनरी, IMAGINARY, इमेजिनरी कंडीशन, DITION, इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन में मैंने आपको बताया कि भाई इसमें जो ये कल्पना पर डिपेंड होता है, इमेजिनेशन पे डिपेंड होता है। इसमें कल्पना का संबंध जो होता है वो पास्ट से होता है, और जबकि परिणाम होता है इसका, जो रिजल्ट होता है जो प्रेजेंट में निकलना होता है, ठीक है। अब मैं इसके एक आपको एग्जांपल लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे लिख दिया इफ सी वर। देखिए यहाँ पे आपने ये चीज़ बिल्कुल याद रखने की है कि जो इमेजिनरी कंडीशन होती है वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर लगाते हैं, है ना। ये मैं जब आपको वो इसका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बताऊंगा, तो आपने याद रखना है कि वर या वीटो लगाते हैं, वर या वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इफ शी वर द प्रिंसेस, PRINCESS, यदि वह राजकुमारी होती तो क्या करती? शी वुड रिजाइड या लिव लिख सकते हो, LIVE, लिव इन द पैलेस, PALACE, ठीक है। इफ शी वर द प्रिंसेस शी वुड रिजाइड या लिव इन द पैलेस, यदि वो राजकुमारी होती तो वो पैलेस में रहती, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरह की गलती अक्सर इस तरह से इमेजिनरी कंडीशंस का सेंटेंस अक्सर आते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार लगता है बच्चों को कि इफ़ की सी के साथ तो वर लगेगा ही नहीं, ये गलत हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे गलती कर देते हैं, जबकि लगेगा भाई, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल उठा लेते हैं इसका। इफ आई वर द वर्ड, भाई आई के साथ तो एम लगाते हैं ब्रदर, या वाज लगाओगे, क्यों भाई वर लगा दिया? नहीं सोचना ऐसे। इफ आई वर द बर्ड, BIRD, यदि मैं पक्षी होता तो क्या करता? आसमान में उड़ता ना। इफ आई वर द बर्ड आई वुड फ्लाई, FLY, इन द स्काई,
SKY इन द स्काई। देखिए, इफ़ आई वर द बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, यदि होता तो ना, नहीं है ना, तो एक इमेजिनेशन है ना, कल्पना है कि काश ये होता तो मैं ये कर देता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी समझ में आई होगी भाई। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट आ जाता है आपका, थर्ड जो पॉइंट है वो अनफुलफिल्ड, आप कह सकते हो अनफुलफिल्ड कंडीशन हो जाएगी। मतलब जिस शर्त को पूरा ही नहीं किया जा सकता, जिसमें शर्त भी पास्ट की हो और उसका परिणाम भी पास्ट में ही निकल चुका हो, उसका रिजल्ट भी पास्ट में ही निकल चुका हो, उसको कहते हैं अनफुलफिल्ड। अनफुलफिल्ड FILLED, अनफुलफिल्ड कंडीशन CONDITION। अक्सर गलती करते हैं भाई इसका बहुत, मैंने खुद ने जब एग्ज़ाम दिए थे तो मैंने खुद ने देखा था अनफुलफिल्ड कंडीशंस में से अक्सर क्वेश्चन आते हैं एरर स्पॉटिंग में। ठीक है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से अक्सर क्वेश्चन बनता है या तो कलेक्टिव नाउन का बनेगा या फिर उसमें ये जो मैंने आपको बताया था, यदि कोई सेंटेंस विद, अलोंग विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, इनसे जुड़ा होता है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे, यानी पहला वाला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। इसके अपोजिट मैंने बताया था, यदि कोई सेंटेंस एदर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ होता है तो वहाँ पे बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप मेरी वो पुरानी वाली पहले वाली वीडियो देखोगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन होता है जिसमें आपका कंडीशन जो होती है, शर्त जो होती है वो भी पास्ट की हो और उसका रिजल्ट भी निकल चुका हो पास्ट में। सिर्फ अब तो सिर्फ पछतावा आप उसको कह सकते हो, जिसमें रिपेंटेंस होती है, पछतावा होता है। रिपेंटेंस के लिए यहाँ पे अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है। इसमें एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैंने इसको समझाने से पहले मैंने उसका स्ट्रक्चर बताना भूल गया मैं भाई, उसका इमेजिनरी का, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रक्चर देख लीजिए, कभी आप हमेशा वर बताया था सर ने तो वर ही लगाते जाओ, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है उसमें। और इमेजिनरी में आप देख लीजिए, इमेजिनरी का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। इमेजिनरी कंडीशन स्ट्रक्चर, STRUCTURE स्ट्रक्चर, इमेजिनरी का स्ट्रक्चर आप नोट करते रहिए, इसको नोट करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। देखो, इफ प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर या वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये आपने याद रखना है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ नहीं, वर या वर्ब की सेकंड फॉर्म यदि इमेजिनरी है तो। दूसरे पार्ट से आपको पता चल जाता है वो तो है ना। उसके बाद आपको होता है भाई ऑब्जेक्ट, उसके बाद दोबारा से आपका सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद वुड यानी कि जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, शैल, विल, कैन, में, जो प्रेजेंट वाले होते हैं उन्हीं के पास्ट फॉर्म इसमें, पास्ट रूप आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। वुड मिल सकता है, माइट मिल सकता है, MIGHT माइट मिल सकता है। ठीक है, कुड मिल सकता है, COULD कुड मिल सकता है ना। तो इस तरह से, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा बस। रूट आउट आपका यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यह हो जाएगा आपका वर्ब रिमेनिंग पार्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग पार्ट, आप उसको जिसको कहोगे जो भी है। ठीक है, आपको पता है कि मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। किसी भी मॉडल के बाद यदि बी आ जाता है, BEB, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यदि किसी सेंटेंस में सिर्फ मॉडल है तो सिंपल सी बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखो किसी मॉडल के वाला सेंटेंस है, कैन बी डन है, आप पता ना किसी के साथ बी लगा देते हैं, बी कैन मॉडल के साथ बी लगाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। और यहाँ पे अगर बी नहीं है, सिंपल मॉडल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ भाई। अनफुल जो इमेजिनरी मैंने बताया था, यदि मैं ये होता तो ये कर देता, यदि उसने खाना खाया होता
है ना, तो क्या होता, जीवित होता यार, अब तो डाइड हो चुका है। देखिए इफ सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये आपने स्ट्रक्चर याद रखना है। अक्सर लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं भाई, आपने नहीं करनी है, आपने नहीं करनी है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अब है अनफुलफिल्ड कंडीशन, जल्दी से देख लेते हैं। तीसरा अनफुलफिल्ड कंडीशन, CONDITION, अनफुलफिल्ड कंडीशन, मतलब जिसमें शर्त भी पास्ट की हो और उस शर्त का जो रिजल्ट है वो भी पास्ट में ही निकल चुका हो। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट, इफ़ वी हैड प्लेड, याद रखने की बात है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इफ़ वी हैड प्लेड वेरी वेल, यदि हम बहुत अच्छे खेले हुए होते तो वी वुड हैव वन द मैच, WON, वन द मैच। सेंटेंस याद रखना है। देखिए हैड यहाँ पे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे। यदि हम बहुत अच्छा खेले होते तो हम मैच जीत चुके होते। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ भाई। वी हैड, इफ़ वी हैड कंडीशन है, कंडीशन पास्ट की है, कंडीशन पास्ट की और उसका रिजल्ट भी पास्ट में ही निकल चुका है। यदि हम बहुत अच्छा खेले हुए होते तो हम मैच जीत चुके होते। कैमरा थोड़ा सा अपसेट हो रहा है भाई, थोड़ा हिल सकता है, इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ। यदि हम बहुत, सेंटेंस देख सकते हो, इफ़ वी हैड प्लेड वेरी वेल वी वुड हैव वन द मैच। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि जो कंडीशन है वो भी पास्ट के लिए थी और उसका जो रिज़ल्ट है वो भी पास्ट में निकल चुका है, अब तो सिर्फ पछताना है। ठीक है, इफ़ सी हैड रीच देयर अर्ली सी वुड हैव कॉट द ट्रेन, ये अभी मैंने सेंटेंस थोड़ी देर पहले कराया था, सेम उसी से मिलता जुलता सेंटेंस है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ इसका। ठीक है, इसका देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, STRUCTURE, स्ट्रक्चर से आपको याद रहेंगे, यानी कि हर एक का, चाहे वो फुलफिल्ड है, इमेजिनरी है, अनफुलफिल्ड है, यदि एक एक एग्जाम्पल भी आप उसका याद रख लेते हो ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आपको स्ट्रक्चर याद है या नहीं है। अच्छा, स्ट्रक्चर में आप देखोगे, इफ सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना ऊपर, इफ सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब दूसरे वाले में देखोगे वी, वही पास्ट वाले आ जाएंगे इसमें, वुड, शुड, कुड, माइट, जो भी है वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ से इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस में हैड, ये चीज़ याद रखनी है। कभी हैव, एग्जामिनर अक्सर देखा है मैंने, हैव दे देता है यहाँ पे और बच्चे कर देते हैं गलत। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरा वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, फिर दोबारा से सब्जेक्ट प्लस में वुड, शुड, SHOULD, शुड, कुड, COULD, मतलब इनमें से कोई भी एक दे देगा। उसके बाद हैव, आपको पता है हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म लगाते ही हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। उम्मीद करता हूँ ये आप स्ट्रक्चर आप नोट करोगे तो भाई काफ़ी अच्छा रहेगा, इन फ्यूचर में भी आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी, पर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो। देखो ये
मैंने 3 तरह की कंडीशन बताई हैं आपको। पहली होती है फुलफिल्ड कंडीशन, जिसमें आपकी कंडीशन और उसका कंडीशन का रिजल्ट दोनों ही फ्यूचर पर डिपेंड करते हैं, भविष्य में निकलने होते हैं। उसके बाद आपको मैंने बताई इमेजिनरी कंडीशन, जिसमें कंडीशन पास्ट की होती है और उसकी अपेक्षा प्रेजेंट में करी जाती है, यदि ऐसा होता तो आज मैं ये कर देता भाई। और उसके बाद अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है, जिसमें सिर्फ पछतावा होता है। जैसे से एग्जांपल से आप देख सकते हो, यदि हम बहुत अच्छा खेले होते तो मैच जीत चुके होते, वी हैड प्लेड वेरी वेल, वी वुड हैव वन द मैच। तो इस तरह से ये 3 कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। उम्मीद करता हूँ तीनों समझ में आ गई होंगी। उसके बाद एक और मैं आपको बता देता हूँ, अनटिल या अनलेस से भी कई बार आता है। अनटिल या अनलेस करके दे देंगे आपको, दोनों सेम सेंस में यूज होते हैं, अनटिल या अनलेस। फोर्थ समझ लीजिए आप इसको, अनटिल या अनलेस, इसको आप फोर्थ पॉइंट समझ सकते हो। जैसे मैंने लिख देता हूँ, एग्जाम्पल समझ लीजिए। इसमें भी कंडीशन होती है, अनलेस सी वर्क्स हार्ड, कंडीशन हो गई अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी विल नॉट सक्सेस सी विल नॉट, वर्ब लगाना भूल गया मैं, गेट सक्सेस इन द एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंडीशन हो गई, अनलेस का मतलब नेगेटिव होता है। अनलेस सी वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम हार्ड वर्क नहीं करती है तो वो एग्जाम में सफल नहीं होगी। ये कंडीशन हो गई है। यदि वह इसको ना आप अनलेस और अनटिल को, इसको फुलफिल्ड कंडीशन से आप जोड़ सकते हो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना फुलफिल्ड कंडीशन, उससे इसको आप जोड़ सकते हो। यदि वह ऐसा नहीं करेगी तो एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं होगी। ये सिर्फ मैंने चौथा पॉइंट इसलिए बनाया है, कई बार अनलेस अनटिल का सेंटेंस दे देते हैं और उसी सेम सेंटेंस में आपको नॉट देखने को मिल जाएगा, नो देखने को मिल जाएगा, डू नॉट देखने को मिल जाएगा, डज नॉट देखने को मिल जाएगा, और वहीं पे गलती कर देते हैं, क्योंकि अनलेस और अनटिल भी आ जाता है वहाँ पे और नॉट भी वहाँ पे मिल जाता है। इस तरह की गलतियाँ अक्सर बच्चे कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये सारी चीज़ें हैं समझ में आ गई होगी, और इसकी आप चाहो तो कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो। कुछ सेंटेंसेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंडीशनल सेंटेंस की कुछ यहाँ पे मैं सेंटेंसेस लिख देता हूँ ताकि आप थोड़ा रिवाइज कर लो, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ़ वी वर, ये छोड़ देते हैं, इफ़ दे वर्क हार्ड दे डैश गुड मार्क्स। एक्सरसाइज के तौर पे देख सकते हैं, इफ़ दे वर्क हार्ड दे विल गेट गुड मार्क्स, गुड मार्क्स। देखिए आपको पता है ये कौन सा वाला पार्ट हो गया, फुलफिल्ड वाला हो गया। ठीक है, इफ़ दे वर्क्स हार्ड दे विल गेट गुड मार्क्स। मैंने यहाँ पे खुद नहीं सेंटेंस पूरा कर दिया भाई यहाँ पे। अच्छा, ऐसे ही कुछ उठा लेते हैं यहाँ से।
इफ़ आई डैश क्रिकेटर आई वुड मेक सेंचुरी इन एवरी मैच। अब आप सोचोगे इफ़ आई डैश क्रिकेटर CRICKETER क्रिकेटर, इफ़ आई डैश क्रिकेटर आई वुड मेक सेंचुरी, आई वुड WOULD वुड मेक CENTURY सेंचुरी इन एवरी मैच। अब देखो मैंने आपको बताया था ना इमेजिनरी कंडीशन वुड, आप दूसरे पार्ट से जो मैंने स्ट्रक्चर समझाया बताया था आप समझ जाओगे। वुड के साथ कहीं भी कोई आपको यहाँ पे हैव वगैरह जब आपकी थर्ड फॉर्म देखने को नहीं मिल रही है, सीधी बात है इमेजिनरी है। तो इफ़ आई वर क्रिकेटर, यदि मैं क्रिकेटर होता तो आई वुड मेक सेंचुरी इन एवरी मैच, तो मैं प्रत्येक मैच में सेंचुरी लगाता। ओके, अच्छा आगे आ गया आपका इफ़ वी वर बर्ड्स वी डैश इन द स्काई। ये सेंटेंस आपको पता है सेम यही वाला पार्ट, यही वाला सेंटेंस है। इफ़ यू कम टुमारो आई डैश टीच यू, ये आपको पता फुलफिल्ड हो गया। इफ़ यू कम टुमारो आई डैश टीच यू, इफ़ यू कम टुमारो आई डैश टीच यू, तो आप पता अनुमान लगा सकते हो दोनों ही। यदि तुम कल आते हो तो आई डैश टीच यू, आई डैश टीच यू मतलब फ्यूचर फुलफिल्ड, आई शैल भी लगा सकते हो, विल भी लगा सकते हो, है ना। आई विल टीच यू, ये आपकी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये वाला आपको समझ में आया होगा। एरर स्पॉटिंग का ये बहुत अच्छा चैप्टर है। ये चैप्टर मैं यहीं पे क्विट कर देता हूँ। अगला एरर स्पॉटिंग जो कंजंक्शन से बनती है, कनेक्टिव से बनती है, उसमें जैसे आपको बता देता हूँ नो सूनर डिड से सेंटेंस वाले बहुत आते हैं, है ना। हार्डली हैड से बहुत सेंटेंसेस आते हैं, लेस्ट शुड से बहुत सेंटेंसेस आते हैं। अगली वीडियो हमारी कंजंक्शन से रहेगी। कंजंक्शंस पे भी बेस्ड बहुत सारे एरर्स पूछी जाती हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। फ़िलहाल हम ये वीडियो यहीं पे क्विट करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर सभी को समझ में आया होगा, और इसको देखने के बाद रोज़ाना पिछले वाले चैप्टर पे एक बार ज़रूर आप देखते रहोगे तो याद रहेगा। जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने कराया था वहाँ से भी काफ़ी एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक करके इस तरह से मैं सारे चैप्टर आपको इंग्लिश के कराऊँगा। उसके बाद नरेशन, वॉइसेस, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताऊँगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, है ना। इस तरह से मैं पूरा इंग्लिश आपका कवर करवा दूंगा। आप रोज़ाना इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए। यदि समझ ना आए तो आप कमेंट डाल सकते हो। स्पीड स्लो लगती है आपको तो आप अपनी स्पीड यूट्यूब चैनल जो भी आप देख रहे हो वहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर ज़्यादा लगता है, स्पीड ज़्यादा है तो कम कर सकते हो, कम है तो आप ज़्यादा कर सकते हो। तो वह वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से सभी का धन्यवाद। और वीडियो देखने के बाद शांत ना बैठें, चैनल को शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी चैनल को देखें, वीडियो को देखें और अपने आप को आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। तो सभी का धन्यवाद भाई।